नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक कुमार। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं एक करंट अफ़ेयर का सीरीज़ लाऊँगा, जो कि जिसमें मैं टॉप 30 क्वेश्चन ही रखूँगा, यानी हर महीने का बस 30 क्वेश्चन। ज़्यादातर चैनल पे देखा गया है कि मैंने भी बहुत सारा करंट अफ़ेयर का कोर्स किया था, यहाँ तक कि मैंने पेड कोर्स भी किया था। तो मुझे करंट अफ़ेयर का कोर्स करके ये लगता था कि इसमें पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पढ़ोगे। यानी कि हर क्षेत्र से कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकता है। ये नहीं कि ये मिसलेनियस वाला जो एक तरह का सेक्शन है, जिसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता जो कहाँ से सवाल आएँगे। बस लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, यहाँ से सवाल आ सकते हैं। जैसे कि करंट अफ़ेयर का फ़ेवरेट सेक्शन होता है नोबेल प्राइज़ से ये क्वेश्चन आना। नोबेल प्राइज़ का क्वेश्चन आ जाना, अगर पद्मश्री, पद्म विभूषण या भारत रत्न जैसे कोई अवार्ड मिले हैं, तो उनसे सवाल आ सकते हैं। तो लोग बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि भारत रत्न हो या फिर पद्म विभूषण हो या पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो, इन सब में बहुत सारे लोगों को खास करके पद्मश्री, पद्म भूषण में बहुत सारे लोगों को अवार्ड मिलता है, तो आप कितनों का नाम याद रखोगे? तो मैं समझता हूँ कि करंट अफ़ेयर एक ऐसा सेक्शन है, जहाँ पे आपको बहुत लोग हैं जो कि बहुत टाइम लगाते हैं और फिर जाके पता चलता है एग्ज़ाम में जब वो देने जाते हैं, तो पता चलता है कि वो जो डेली का न्यूज़पेपर पढ़ते थे या कभी-कभार अगर वो न्यूज़ चैनल देख लेते थे, वहीं से सवाल अगर फँस जाता था, तो फँस जाता था या फिर कोई न्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड होता था। जैसे कि रसिया-यूक्रेन का एक लड़ाई जो आजकल चल रहा है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है और इससे सवाल लोग ये रिलेट करते थे कि यूक्रेन के बॉर्डर से क्वेश्चन आ सकता है, यूक्रेन से रिलेटेड कोई सवाल आ सकता है। अभी जैसे कि आपने देखा होगा कि इज़राइल का लड़ाई चल रहा है या इज़राइल जिस तरह से अपने लड़ाई में व्यस्त है, अगर उसको देखें तो लोग ये कयास लगाते हैं कि इज़राइल से सवाल आ सकता है, ईरान से सवाल आ सकता है, तो लोग वहाँ का बॉर्डर, वहाँ का एरिया, हर चीज़ देखने देखने लगते हैं, जो वहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो यानी कि करंट अफ़ेयर एक ऐसा सेक्शन है, जहाँ पे आपको करंट से पूरा अपडेट रहना पड़ता है। अब इसका कोई लिमिट नहीं है, भारत में 28 स्टेट हैं और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है। मैंने करंट अफ़ेयर को हर तरीके से पढ़ा है और बहुत तरीके से पढ़ा है। आप यूट्यूब पे देखो तो कुछ लोग हैं जो कि पेड कोर्स भी अपना लॉन्च करते हैं करंट अफ़ेयर का। मैंने वो पेड कोर्स भी किया है। बट मैंने जितना सारा पेड कोर्स और मैंने हर चीज़ करने के बाद मुझे बस यही फाइनली समझ आया कि आप करंट अफ़ेयर आप तभी बना सकते हो, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी पीएससी सेक्शन का एग्ज़ाम हो। आपका तभी बनेगा जब आप करंट से अपडेट रहने का मतलब है कि आप न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते हो, थोड़ा बहुत न्यूज़ देखते हो और थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड अफ़ेयर में रुचि है। यानी कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है उससे आपको रुचि है, तभी आप उस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते हो। और बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं जिसमें कि बहुत सारा पढ़ने को है। मैं समझता हूँ कि उसमें मतलब 1 मंथ में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन रहते हैं, यानी 1200-1500 क्वेश्चन का एक सेक्शन होता है। मुझे नहीं लगता है कि आप इसको कहा जाता है 4 बार, 5 बार रिवीजन करो, तब जाके यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। बट मैंने 4 बार, 5 बार भी पढ़ के देखा है, तो मुझे नहीं लगता है कि एक प्रॉपर बुक से कोई अगर ये कह दे जो 100% क्वेश्चन लड़ गया करंट अफ़ेयर का, ऐसा नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो ये जनवरी का टॉप 30 क्वेश्चन जो कराऊँगा, मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ और कंटिन्यू चलाऊँ आने वाले दिनों में। मेरा ये तजुर्बा रहा है कि मैंने करंट अफ़ेयर को जिस तरह से पढ़ा है, मैंने अलग-अलग सेक्शन को बनाया, अलग-अलग तरीकों से देखा। बिहार में जैसा कि आपको पता होगा स्पीडी हो, एडिटोरिया हो, मैं सारे पब्लिकेशन मैं पढ़ता था जब मैं करंट अफ़ेयर देखता था और आजकल मैं फिर से मैं जब देखने लगा हूँ, तो मुझे लगता है कि उन 1 मंथ से पहले मुझे लगा था कि ये टॉप 50 का सेक्शन होना चाहिए, बट टॉप 50 में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा लगता है जहाँ पे आपको वाइब्स आता है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब वो आ जाए वो अलग बात है, लेकिन एक होता है ना मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, जो कि टॉप 30 बन सकते हैं। यानी कि आप पे 1 दिन का 1 क्वेश्चन, यानी कि महीने का 30 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 30-31 आप इसको कह सकते हो। तो यानी कि मैं समझता हूँ कि ये साल का 360 यानी 360 क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपका करंट अफ़ेयर ये इन 360 से लड़ता है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन वही दूँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट भी आए हैं। आप ये बात दिमाग में ठान लो कि हर ऐरा-गौरा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में नहीं आता है। और ये अगर आपने तैयारी खूब अच्छी कर रखी है, तो आपको पता होता है कि हमें करंट अफ़ेयर में किस सेक्शन को ज़्यादा टारगेट करना है। बहुत सारे लोग इंडेक्स वगैरह, एक्सरसाइज़ वगैरह बहुत चीज़ों को टारगेट करते हैं, बट मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम में आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्योंकि सारा चीज़ याद रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ना है, सबका कंटेंट हमारे दिमाग में होल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको टॉप 30 मैं चाहूँगा कि कम से कम टाइम में इसको मैं ख़त्म करूँ और वही क्वेश्चन बताऊँ जो कि मोस्ट भी आए। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन लड़ जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, तो मैं यहाँ पे आपको 100% गारंटी नहीं दूँगा कि ये 30 से 31 क्वेश्चन जनवरी से आएँगे। लेकिन हाँ, ये मोस्ट प्रोबेबल वो क्वेश्चन है जिसके आने की पूरी संभावना है। इसके साथ-साथ आपको न्यूज़पेपर को भी पढ़ना है और अपने न्यूज़ चैनल जो भी आप देखते हो, चाहे टीवी पे देखते हो, रेडियो पे सुनते हो, ये भी आपको करना है। जो आप करते हो, वो करते रहना है।
ठीक है। और यहाँ पे मैं जो टॉप 30 बताऊंगा, फिर अगले महीने के 30 सवाल आएंगे। तो वो जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, आपको ये तो करके जाने ही है, यानी कि ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपको करके जाने ही जाने हैं। ये क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बाकी बात आपका न्यूज़पेपर और बाकी सारे आर्टिकल पे आपको डिपेंड रहना है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए, आज ये पहला लेक्चर, ये जनवरी का पहला वीडियो है, मेरा करंट अफेयर सीरीज का ये पहला वीडियो है। मैं पहली बार इस तरह का कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मार्केट में बहुत तरह का बहुत ओवर पढ़ाया जा रहा है, यानी कि जितनी ज़रूरत नहीं है वो भी बताया जा रहा है। मैंने देखा है कुछ टीचर ऐसे हैं जो कि पेड कोर्स भेजते हैं, उनका मैंने वीडियो देखा है जिस क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी वो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और वो सवाल कभी आता नहीं है। यानी कि इतना सारा कंटेंट बताया जाता है कि दिमाग में होल्ड होता नहीं होता। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं, बस टॉप 30 पे ही काम करूंगा और जो क्वेश्चन होगा मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ एडिशनल चीज़ें बतानी है मैं बताऊंगा, वरना मैं सीधे आगे बढ़ूंगा। और आगे से जो मंथ का वीडियो आएगा वो मैं, अभी तो ये पहला वीडियो है तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया, जो आखिर मैं इस तरह का कंटेंट क्यों बना रहा हूँ। आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से जब ये फरवरी का वीडियो आएगा, मैं चाहूँगा कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कर पाऊँ। और अगर आपकी सुनने की कैपेसिटी और आपको समझने की कैपेसिटी अगर आपने थोड़ा यूट्यूब पे इम्प्रूव कर रखी है, तो आपको पता होगा कि आप स्पीड वाले सेक्शन में आप 1.5 या 2x स्पीड पे आप इस वीडियो को 5 से 7 मिनट में पूरा देख सकते हो। एग्जाम से पहले हर महीने का 5 से 7 मिनट में, 8 मिनट में आप वीडियो पूरा देख सकते हो, ईजिली देख सकते हो। और मैं समझता हूँ पूरा मंथ का, ये पूरे ईयर का 360 क्वेश्चन आप अगर 1 घंटे 1.5 घंटे में कर लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर उससे क्वेश्चन आ गया ठीक है, नहीं आया तो आप अपने न्यूज़पेपर और बाकी की अपना एक कॉमन सेंस पे भी आपको, यानी कि अपने पढ़े लिखे, आपने जो भी पढ़ा है, जो भी कहीं देखा है, उस पर भी डिपेंड रहना है जो कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पे हम आएंगे। पहला क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, यहाँ पे पहला, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए, केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमने यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं, ट्रांसलेट, अनुवाद, अनुवादनी, कन्वर्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा, केंद्र सरकार है टाइम टू टाइम ऐप लॉन्च करती रहती है। आजकल तो हर कोई ऐप लॉन्च कर रहा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बिना बात के भी बहुत सारे ऐप लॉन्च होते हैं। बट यहाँ पे ये कुछ जरूरी ऐप ही है जो कि बहुभाषी शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया, जिसमें अनुवाद किया जाएगा एक भाषा से दूसरी भाषा को समझने के लिए। जैसे आपको पता होगा संविधान में यहाँ पे जो हमारे भाषाएं हैं, कई सारे भाषाएं हैं, और उसके साथ साथ जो उनको समझने में हर कोई हर भाषा नहीं जानता है। तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा अनुवादनी होगा, अनुवादनी इसका भाषा होगा, यानी कि अनुवादनी ये ऐप है। तो इसका राइट आंसर है अनुवादनी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है। सैनिक स्कूल वैसे तो भारत में कई सारे हैं, बट पहली बार है जो भारत में ऐसा कुछ हो रहा है जिसमें कि गर्ल्स सैनिक स्कूल को खोला जा रहा है। गर्ल्स सैनिक स्कूल जो है यहाँ यूपी में खोला गया, और यूपी के मथुरा में खोला गया है। मथुरा में, जी हाँ, ये वही मथुरा जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का ये वृंदावन का जो क्षेत्र है वही मथुरा है। यानी कि ये उत्तर प्रदेश में खोला गया है पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल में ही यहाँ पे एक ज्वालामुखी से देखा गया है कि इस तरह के ज्वालामुखी जो होते हैं, क्योंकि इनकी सबको पता हो कि ये ज्वालामुखी हर साल नहीं फटता, ये कई सालों में फटते हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कभी किसी को नहीं पता होता ये कब अगली बार ये कब फटेगा, लेकिन जब फटने वाला होता है तो पता चल जाता है। तो माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी कहाँ फटा है। जब भी आपको ज्वालामुखी से सवाल आए, अगर आपको जवाब नहीं पता हो, अगर आपको लगता है तुक्का मारना है, तो तुक्का जब भी मारना हो तब भी इंडोनेशिया के साथ ही आपको जाना है। और वैसे इसका राइट आंसर भी इंडोनेशिया ही होगा, क्योंकि आपको पता होगा इंडोनेशिया में काफी सारे आइलैंड हैं और यहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। वैसे ज्वालामुखी आपको इटली में भी मिलेंगे, ठीक है, इटली में भी है, स्पेन में भी है, बट अगर नंबर ऑफ वोल्केनो की बात करेंगे तो आपको इंडोनेशिया में बहुत ज्यादा ज्वालामुखी मिलेंगे। तो जब भी आपको लगे कंफ्यूज हो रहे हैं, इंडोनेशिया ऑप्शन में है, निगेटिव मार्किंग है, तो भी अगर रिस्क लेना है तो आप इंडोनेशिया के साथ ही लेंगे। यहाँ पे माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी इंडोनेशिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ब्रिक्स 2024 की मेजबानी किस देश ने की। ये ब्रिक्स वो संगठन है जो हर साल अपना एक मेजबानी करता है, यानी कि ये पहले, इसमें अगर आप देखो तो आपको पता होगा कि ये जो बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ये 5 देश ही पहले ब्रिक्स में हुआ करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि ब्रिक्स में बाकी कुछ देश और ऐड हुए हैं, जिसमें कि पहले तो एक देश ऐड हुआ था और उसके बाद अगर आप बात करोगे तो इसमें टोटल 4 देश अभी ऐड हो गए हैं, यानी कि 5 देश पहले और 4 अभी ऐड हो गए हैं। तो वो 4 में देश बताऊंगा। वैसे मैं आपको बता दूं, ब्रिक्स 2024 की जो मेजबानी कर रहा है वो इस बार रसिया कर रहा है, यानी कि रसिया,
यहाँ पे इसका जवाब होगा रसिया। अगर आप 23 की बात करोगे तो यहाँ पे ये ब्राजील। मैंने इसमें गौर किया था, जब इसमें 5 ही देश थे तब क्या होता था, ये अल्फाबेटिकल यानी कि बी का नंबर आएगा, यानी पहले ब्राजील का नंबर आएगा, फिर अगला साल रसिया का आएगा, फिर अगला साल इंडिया का आएगा, फिर चाइना का। इस तरह से ये अल्फाबेटिकल ही चलता है अपने नेम के अकॉर्डिंग ही। तो इस बार जो है ये रसिया कर रहा है इसका मेजबानी, और बाकी 4 जो इसमें देश ऐड हुए हैं वो है ईरान, यानी कि वो ईरान है, अगला इजिप्ट है, और फिर इथोपिया है, और यूएई है। यूएई यानी कि संयुक्त अमीरात। तो यहाँ पे यूएई देश हो गया, यानी कि टोटल 9 देश यहाँ पे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहाँ पे है पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। पीएम विश्वकर्मा आपको पता होगा, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि छोटे उद्योगों जो कामगार हैं, यानी जो भी मतलब हस्तकला, ये हस्तशिल्प वाले जो जितने भी हैं, यानी शिल्पकारों को, कारीगरों को, इन सबको आर्थिक मदद दिया जाएगा। ठीक है, तो ये लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो ये अभी ये केंद्र शासित राज्य है, इसका जवाब हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, इसने इसे लागू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। यानी कि आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए, यानी कि पहले से चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र। तो आपदा के इस तरह का ये ऐप ये जो लॉन्च किया गया है राहत वाणी केंद्र, ये यूपी ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपदा है, पूर्व चेतावनी है, तो आपदा हमेशा उड़ीसा में आता है या फिर समुद्री वाले जो कोस्ट एरिया वाले जो राज्य हैं उसमें आता है। इसमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो बहुत लोगों को लगेगा ये उड़ीसा होना चाहिए, बट नहीं, इसका जवाब यूपी। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का अनावरण किया है, यानी उद्घाटन किया है। तो इसका जवाब जो है फास्ट रिएक्टर प्लांट का तमिलनाडु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, फास्ट रिएक्टर प्लांट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख भारत में देखा गया कि जब तक मिलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे कदम्ब शिलालेख आया है, तो कदम्ब शिलालेख कहाँ मिला है। तो ये जो मिला है ये गोवा में मिला है। गोवा आपको पता होगा, पहले यहाँ पे पुर्तगाल का शासन हुआ करता था। तो ये जो 10वीं शताब्दी का, यानी 900 समथिंग में ये शिलालेख मिला होगा, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने स्पेस में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। स्पेस में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका जो सफल परीक्षण किया है ये हमारे इसरो ने किया है। इसरो आपको पता होना चाहिए, इसरो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के द्वारा असॉल्ट राइफल को लॉन्च किया गया है, इसका नाम क्या है। एक जो असॉल्ट राइफल लॉन्च किया गया है, देखा गया है डीआरडीओ जो है जब भी कोई राइफल या कुछ लॉन्च करती है तो उसका नाम कुछ हिंदी नाम से रिलेटेड होता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है मैंने थोड़ा अपने से डाल भी रखा है, जैसे उदय है, उद्गम है, ये उग्रम है और उत्कर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उग्रम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में अपना सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। आपको पता होगा कि दुनिया का जो लगभग 80% जो सेमीकंडक्टर है वो दक्षिण कोरिया बनाती है, साउथ कोरिया बनाते हैं। इन्होंने अपना इस चीज में मास्टर कर रखा है। और पहले हुआ था जो ये दक्षिण कोरिया की एक कंपनी थी जो कि वेदांता के साथ सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करने वाली थी, लेकिन वो हो नहीं पाया था। लेकिन अब फिर यहाँ पे सिमटेक जो है वो ये अपना सेमीकंडक्टर कंपनी यहाँ पे लगाएगी, जो कि ये गुजरात में लगाएगी। कहाँ लगाएगी? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व ने डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल किया। डार्क स्काई पार्क, यानी कि यहाँ पे डार्क स्काई पार्क जो है ये इस तरह का जो ये टाइगर रिजर्व है, ये भारत में कई सारे हैं। बिहार में भी आप देखते होंगे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि पश्चिम चंपारण में पड़ता है। तो इसका जो डार्क स्काई पार्क के रूप में जो मान्यता हासिल हुई है ये पेंच महाराष्ट्र को हुई है। आपको लग रहा होगा पेंच तो ये मध्य प्रदेश में भी है, तो पेंच एक मध्य प्रदेश में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पेंच महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, 206 फीट ऊंचा विश्व में बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण कहाँ किया गया है। तो इसका जो अनावरण है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश में 206 फीट ऊंचा बी आर अम्बेडकर की यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अब एक स्लाइड में दो क्वेश्चन कुछ आएंगे। किस राज्य ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया है। तो ये जो है माई स्कूल माई प्राइड, ये हिमाचल प्रदेश ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप
मनी टू इंडिया लॉन्च किया है। मनी टू इंडिया जो यहाँ पे मोबाइल ऐप बैंकिंग ऐप है, ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। आपको पता होगा एसबीआई का आप लोग योनो यूज करते हो, ज्यादातर यूजर इसके ये एसबीआई के हैं, जो कि योनो को यूज करते हैं। यहाँ पे आईसीआईसीआई का मनी टू इंडिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग की है? तो यानी कि स्लिम यहाँ पे मिशन के तहत इन्होंने चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग की है, वो देश है यहाँ पे जापान। जापान है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा कर्पूरी ठाकुर बिहार राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से हैं। अगर इनकी बात करें कर्पूरी ठाकुर को तो ये बिहार के 11वें सीएम थे। इन्होंने 1970-71 में अपना कार्यकाल पूरा किया था। 2 बार ये सीएम रहे थे, एक बार 1970-71 और फिर 77-79, यानी कि 2 बार ये सीएम रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर। इन्हें भारत रत्न मिला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे पूरे देश में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने का प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत की शुरुआत की गई? यहाँ पे 1 करोड़ घर के छतों पे ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत ये सोलर रूफटॉप पे लगाया जाएगा, 1 करोड़ घरों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलनिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित किया? मेलनिस्टिक वही होता है जो कि कोई गहरा कलर का जो होता है, यानी कि टाइगर, ये उसी की बात हो रही है। यहाँ पे मयूरभंज जब भी शब्द आएगा तो मयूरभंज कहाँ पे है? मयूरभंज आपका उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन में दिख रहा है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? इसमें आपको बस अवार्ड्स जो फिल्म फेयर का मिलता है बहुत सारे, इसमें आप देखते होंगे कि अलग अलग सेक्शन में मिलता है, बट ज्यादातर देखा गया कि बेस्ट फिल्म ही पूछा जाता है। तो अगर आपको 69वें अगर बेस्ट फिल्म का अवार्ड पूछा जाता है तो ये 12th फेल मूवी है, 12th फेल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाया है? चिप लगाई है, यानी कि इंसानी दिमाग में चिप लगाने का काम जो है, आपको यहाँ पे ऑप्शन से लग रहा होगा कि कहीं इसका जवाब स्पेस एक्स होगा, क्योंकि यही उल्टे पुल्टे काम बहुत सारे करते रहती है, बट इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी, न्यूरोलिंक। इसका आंसर है न्यूरोलिंक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है एमएसपी योजना लाभा कहाँ शुरू किया गया है? तो ये जो एमएसपी वाली जो योजना है, ये आपका उड़ीसा में शुरू की गई है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए भारत की पहली यूनिकॉर्न एआई कंपनी कौन बनी? यूनिकॉर्न एआई कंपनी, आपको पता होगा 8000 करोड़ जब कंपनी इकट्ठा कर लेती है अपना एसेट, तब वो एक यूनिकॉर्न कंपनी हो जाती है। तो ये जो है, ये इसका ऑप्शन आपको यहाँ पे जाने पहचाने नाम लग रहे हैं, बट इसमें आपका ऑप्शन होगा सी, क्रोट्रिम जो है ये ओला के जो भावेश अग्रवाल है उन्हीं का ये स्टार्टअप है, जो कि एक यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन 2024 का पुरस्कार मिला है? आपदा प्रबंधन आपको पता होगा 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में। तो भारत सरकार अब इस दिन एक आपदा प्रबंधन पुरस्कार देती है, जो कि इस बार मिला है ऑप्शन नंबर ए 16 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल यूपी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जनवरी 2024 तक भारत की मूल्यवान पीएसयू कंपनी कौन बनी है? वैसे तो आपको ये चारों नाम ये पीएसयू कंपनी ही है, और इसमें आप देखोगे तो सबसे मूल्यवान जो कंपनी है, जो कि बहुत सारा पैसा जिनके पास है, वो है एलआईसी। चलिए आगे बढ़ेंगे। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना की, यानी कि घोषणा की है? टाटा पावर आपको पता होगा, टाटा पावर जो है वो बहुत सारे पावर सेक्टर में काम करती है, जिसमें वो आजकल ग्रीन एनर्जी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। तो ये जो टाटा पावर का 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, ये तमिलनाडु में होगा। चलिए आगे है, आईयूसीएन रेड लिस्ट में असुरक्षित वर्गीकृत में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किसे वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमालयन वुल्फ, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसे आईयूसीएन के रेड लिस्ट में रखा गया, जो कि लुप्त प्राय जो प्राणी जो जीव जंतु होते हैं उनको इनमें रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ जीआई टैग हैं जो कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे ज्यादातर ये 2-3 जो जीआई टैग है उनको मैंने यहाँ पे कवर किया है। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कादियाल साड़ी। कादियाल साड़ी जो है ये कहाँ से रिलेटेड? आपको पता होगा कि वेस्ट बंगाल में साड़ी का बहुत ज्यादा ट्रेडिशन है। वहाँ के अनमैरिड गर्ल हो या मैरिड गर्ल हो, ये साड़ी पे उन लोग को बहुत ज्यादा उनका एक पहनावा जो है, वो एक साड़ी जो है उन लोग का
फेवरेट होता है, तो इसका राइट आंसर भी कादियाल में साड़ी में वेस्ट बंगाल ही आएगा। वाचो सिल्क, वाचो सिल्क कहाँ से रिलेटेड है? तो ये वाचो सिल्क है, नाम से ही लग रहा होगा आपको, सारा सारा जो ये नाम से है ये हमने नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया ही दे रखा है, बट इसका राइट आंसर जो है वो अरुणाचल प्रदेश होगा, वाचो सिल्क। अगला सवाल है डोगरिया कौंदसौल। डोगरिया कौंदसौल जो है ये कहाँ का है, जो जिसे जीआई टैग मिला है? तो ये जो डोगरिया है ये उड़ीसा का है, उड़ीसा का डोगरिया कौंदसौल। बेसन के लड्डू को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो बेसन का लड्डू जो है वो यूपी में जीआई टैग मिला है। अयोध्या के राम मंदिर में जो बेसन के लड्डू हैं उसे जीआई टैग मिला है। तो ये है वो महीने के 30 क्वेश्चन, मेरे ख्याल से ये 31 क्वेश्चन होंगे टोटल। ये महीने के वो 31 क्वेश्चन है जो कि मुझे लगा मोस्ट भी आए। अगर आप कोई भी इंडिया का एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आने वाले टाइम में बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है, तो आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देख के जाएं। कोशिश करें पहली बार आप जिस स्पीड में भी वीडियो देखते हैं उस स्पीड में जरूर देखें, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी ही फरवरी का मैं टॉप 30 क्वेश्चन लाऊं, ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, और मिलेंगे हम फरवरी के करंट अफेयर वाले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।